नमस्कार साथियों, आज है हमारी साइंस की सेकंड क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल की खोज किसने की, सेल क्या है, सेल थ्योरी वगैरह। आज हम पढ़ेंगे कोशिका की स्ट्रक्चर। तो कोशिका की स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। कोशिका की स्ट्रक्चर तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होती है सेल वॉल, जिसे अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, जिसे बोलते हैं अपन कोशिका द्रव्य। तीसरा होता है न्यूक्लियस, जिसे अपन बोलते हैं केंद्रक। सेल वॉल, तो सेल वॉल के ऊपर जो पाई जाती है सेल की भित्ति, उसके अंदर फिर भरा होता है साइटोप्लाज्म। जिस साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं। एक जो क्लियर लिक्विड होता है, जो साफ होता है एकदम पारदर्शी, उसे बोलते हैं हाइलोप्लाज्म। और एक होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स वगैरह पाई जाती है, जो ठोस मटेरियल पाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म। अब ट्रोफोप्लाज्म में भी दो होते हैं, एक होता है लिविंग पार्ट, एक होता है नॉन लिविंग पार्ट। एक तो होता है लिविंग पार्ट, यानी कि जीवित भाग, और एक होता है नॉन लिविंग पार्ट। नॉन लिविंग पार्ट मृत भाग भी इसे बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं अपन मेटाप्लाज्म। और एक होता है, इसी को बोलते हैं अपन इंक्लूजन बॉडी। इस लिविंग पार्ट में होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कोशिकांग, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी वगैरह सभी। और एक होता है केंद्रक। केंद्रक के भी फिर दो पार्ट होते हैं। एक होता है केंद्रक झिल्ली, जिसे बोलते हैं कैरियोथिका। और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में भी फिर दो पार्ट होते हैं। ये तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई कैरियोथिका, इसमें दो होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोलस केंद्रिका, और एक होता है क्रोमेटिन, डीएनए आरएनए वगैरह। तो ये है कोशिका की स्ट्रक्चर, जिसमें एक बाहरी पार्ट होता है सेल वॉल, फिर अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच भरा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के फिर दो पार्ट है, हाइलोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म के फिर दो पार्ट है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, नॉन लिविंग में जो संचित भोज्य पदार्थ वगैरह है वो आ जाते हैं। और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक तो न्यूक्लियस की झिल्ली होती है, और फिर केंद्रक द्रव्य होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। उस न्यूक्लियोप्लाज्म में फिर अंदर होती है न्यूक्लियोलस। इसके मेम्ब्रेन नहीं होती है, याद रखना, यानी झिल्ली रहित होता है ये। और क्रोमेटिन। तो ये हो गई अपनी स्ट्रक्चर का प्रारूप। अब कुछ दो चार पॉइंट अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन शुरू करेंगे सेल ऑर्गेनल्स। तो ये आप उतार लीजिए, उसके बाद में मैं आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोट वगैरह बता देता हूँ। उसके बाद अपन सेल ऑर्गेनल्स पे चलेंगे। अपन ने पढ़ लिया ये सेल स्ट्रक्चर का प्रारूप। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये कुछ शब्दावली है,
कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या नाम दिए और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट माइक्रोस्कोपी है जो अपने को सेल में पूछी जाती है। तो पहला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? स्ट्रासबर्गर ने। साइटोप्लाज्म आपको पता चल गया, ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, और ये जो इन दोनों के बीच में लिक्विड भरा होता है इसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। ये वाला है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म शब्द दिया स्ट्रासबर्गर ने, और प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है वो सारा प्रोटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के ही दो भाग है, ऐसे समझ लो। और प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी ओ हर्टविग ने। प्रोटोप्लाज्म को समझाने के लिए जो थ्योरी दी गई वो ओ हर्टविग ने दी थी। और प्रोटोप्लाज्म इज ए फंडामेंटल मटेरियल सब्सटेंस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का भौतिक आधार पदार्थ, भौतिक आधारी पदार्थ ना, वो बताया था प्रोटोप्लाज्म। ये भी ओ हर्टविग ने कहा था। माइक्रोस्कोपी खोज की थी ए जेन्सन और जे जेन्सन ने, और कंपाउंड माइक्रोस्कोपी की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज की थी नॉल एंड रस्का ने। नल नहीं बोलते, इसको नॉल बोलते हैं। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये 3D स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज किया जाता है। और जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जो लिविंग सेल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए होता है। ये जर्निक ने बनाया था। और फेज कॉन्ट्रास्ट जो अपन सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करते हैं वो भी इसी के अंदर आता है। फेज कॉन्ट्रास्ट इसी के तहत अपन अध्ययन करते हैं। तो ये आप उतार लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अब अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस की। प्रो शब्द जहाँ लग जाता है उसका मतलब होता है आदि, मतलब पुरानी, और यू का मतलब नई। तो ये जो विकास के क्रम में जो इवोल्यूशन में पुरानी सेल बनी थी उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जो नई बनी थी उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं। अभी कैरियो शब्द का मतलब केंद्र की होता है, तो जो जिसमें पुराना प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उन्हें प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और जिनमें नया प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस है इसमें केंद्र का, यानी न्यूक्लियस का। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो न्यूक्लियस का काम करती है, क्रोमेटिन फाइबर। तो इसको अपन न्यूक्लियोइड भी बोल देते हैं। न्यूक्लियोइड केंद्र का कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जैसी संरचना पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं। दूसरा, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है, उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। केंद्रिका केंद्रिका पाई जाती है। तो केंद्र की एब्सेंट है तो केंद्रिका भी कैसे पाई जाएगी? तो इसमें एब्सेंट होती है, उसमें यूकैरियोटिक प्रेजेंट होती है। इसमें एक डीएनए पाया जाता है सर्कुलर टाइप का, जैसे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जबकि इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है जिसमें कुंडलियाँ बनी हुई होती हैं, यानी जुड़ा हुआ होता है। वो जुड़ने का कारण है हिस्टोन प्रोटीन। और इसमें सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे इसमें बाकी के सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, ER गोल्जी वो वगैरह इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इनको तैरने के लिए चाहिए होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, इसी वजह से इसमें न्यूक्लियस वगैरह बंधे हुए नहीं होते, डीएनए खुला होता है, बिखरे हुए होते हैं, जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। इसमें प्रेजेंट होती है हिस्टोन प्रोटीन, इसीलिए डीएनए बंधा हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन से। और इसमें राइबोसोम पाया जाता है 70S प्रकार का, आदिम प्रकार का, और इसमें पाया जाता है 80S प्रकार का। लेकिन 80S, इनमें दो चीज़ें अपवाद है इसमें। यूकैरियोटिक सेल का जो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें 70S ही पाया जाता है, ये अपवाद है। बाकी इनमें सब में 80S पाया जाता है। तो इसके एग्जांपल है प्रोकैरियोट के बैक्टीरिया हुए, आर्की बैक्टीरिया हुए, BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। ये लिखने में एल्गी है लेकिन ये एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया में आती है, और इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे लक्षण दिखाती है, इसलिए इसको अपन मोनेरा में भी रखते हैं। और ये इसका एग्जांपल है प्लांट और एनिमल्स, यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। तो ये था प्रोकैरियोट यूकैरियोट का, आप ये उतार लीजिए, बाकी करते हैं अपन आगे। अब बात करते हैं अपन
एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्टैंडर्ड प्रोकैरियोटिक सेल। वैसे बैक्टीरिया को लेते हैं अपन, ये बैक्टीरिया की सेल ही है, क्योंकि बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट तो मानव सेल ही लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल का चित्र। इसमें क्या क्या है देखो, इसमें 3 लेयर होती है, जिसमें बाहर वाली लेयर को बोलते हैं अपन कैप्सूल। कैप्सूल ये जो है वो है कैप्सूल बाहर का, और इन पतले पतले बाल समान संरचनाओं को बोलते हैं रोम या पाइलस। फिर ये जो सेकंड नंबर पे ये है सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे ये है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। बाहर वाली जो लेयर है वो है कैप्सूल, और जो कैप्सूल के ऊपर जो निकले हुए बाल समान संरचनाएं उन्हें बोलते हैं पाइलस या रोम, और जो सेकंड नंबर पे है वो सेल वॉल, और थर्ड है सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे दाने समान संरचनाएं ये है राइबोसोम। राइबोसोम ये 70S प्रकार के राइबोसोम है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है ये है इसका डीएनए। इसका डीएनए होता है सर्कुलर, इसमें एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। 2 डीएनए है, मतलब अंदर भी है ये क्रोमेटिन में, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को। और ये जो पार्ट है आपको धागे समान दिखाई दे रहा है इसमें गुथे हुए, ये इसका न्यूक्लियोइड या डीएनए वगैरह। क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन फाइबर, जो न्यूक्लियस तो है नहीं लेकिन न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको, इसमें डीएनए होता है। और ये जो बाकी इसके अंदर भरा हुआ है ये सारा मिला के क्या कहा जाता है, जिसमें राइबोसोम वगैरह आ गए और इसका लिक्विड लेयर वगैरह, इसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं होता है, तो इसको बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें सारा एक ही है, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। सेल के बाद अब अपन देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या है, ये है यूकैरियोटिक सेल का प्रारूप। वैसे ये प्लांट सेल का है, लेकिन एक्चुअली में ये प्लांट सेल का है, और प्लांट चूँकि यूकैरियोटिक होती है तो समझने के लिए एक स्टैंडर्ड डायग्राम ये है यूकैरियोटिक सेल का। इसमें आपको ये बाहर जो लेयर दिख रही है ये है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। सबसे बाहरी लेयर है कोशिका भित्ति। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो ये है कोशिका भित्ति। दूसरी ये जो लेयर है ये है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, बाहर सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन। और ये जो दिख रहा है आपको गोल गोल ये है संचित पदार्थ एमाइलोब्लास्ट। प्लास्टिड के प्रकार होते हैं जिनमें एमाइलोब्लास्ट संचित भोज्य पदार्थ के रूप में काम आता है। ये है क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम करता है प्लांट्स में, ये हरित लवक है। और ये आप पहचानेंगे होंगे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये है अपना न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक के अंदर ये गोल संरचना जो है ये है न्यूक्लियोलस।
यानी कि केंद्रिका। और ये जो न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक झिल्ली तक ये लाइन सी लाइन आपको दिख रही है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि केंद्रक झिल्ली से लेके सेल मेम्ब्रेन तक फैली रहती है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हिंदी में लिख देता हूँ, अंतः प्रद्रवी जालिका, ये हो गई। और ये जो बड़ी सी आपको संरचना दिख रही है, ये है वैक्यूल। वैक्यूल यानी रिक्तिका, ये प्लांट्स में पाई जाती है बड़ी। तो ये रिक्तिका के कारण ही प्लांट्स की सेल बड़ी होती है और प्लांट्स की साइज भी बड़ी होती है। और ये जो सी रोड शेप संरचना है, इनको बोलते हैं रैपिड्स। और इसके अंदर जो भरा हुआ है, जो लिक्विड इसमें भरा रहता है, उसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और जो केंद्र के अंदर भरा हुआ उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और ये अंदर न्यूक्लियोलस। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने? बाहरी परत सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका, और ये केंद्रक झिल्ली से लेके कोशिका झिल्ली तक जो है ये स्ट्रक्चर, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है क्लोरोप्लास्ट, चूँकि ये प्लांट सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया 70 प्रकार के होते हैं प्लांट्स और क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में 70, बाकी कोशिकाओं में शरीर की में 80 प्रकार के होते हैं। और ये एमाइलोप्लास्ट से संचित भोज्य पदार्थ का काम करता है। ये वैक्यूल, रिक्तिका। रिक्तिका की कोई झिल्ली नहीं होती है, बस ये खाली स्थान होता है जिसमें ये भरे रहते हैं। बाकी कोशिका द्रव्य। तो ये थी एक मानक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में अपने जीवाणु की सेल पड़ी और यूकैरियोटिक में अपने प्लांट की सेल पड़ी है। अब आप ये सब उतार लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन सेल ऑर्गेनल्स की, तो जिनमें सबसे पहले अपने सेल ऑर्गेनल्स से पहले बात करते हैं अपन सेल के 3 स्ट्रक्चर में 3 भाग पड़े थे। एक पहला सेल वॉल, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। तो पहले बात करते हैं अपन सेल वॉल की कि सेल वॉल क्या होती है, उसके बाद अपन सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, उसके बाद अपन चलेंगे सेल साइटोप्लाज्म पे। सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये एक मृत संरचना होती है, मतलब कि जीवित संरचना नहीं होती, इसमें कोई जीवित पार्ट नहीं है। ये कोशिका का मृत भाग है जो उसकी बाह्य वातावरण से सुरक्षा करता है। ये नॉर्मली बनी होती है प्लांट्स में सेलुलोज की, पेक्टिन की या हेमीसेलुलोज की लगभग। तो सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज, ये तीनों से ये बनी होती है। ये जैसे अपनी सेल है, तो ये तो है इसकी सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन और ये इसके अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सेल वॉल हो गई जो कि बनी होती है सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज की। फिर इसके अंदर ये होती है सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये फिर न्यूक्लियस आ गया। ये 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक सेल वॉल तो जो नॉर्मल सेल वॉल होती है बाहर की, उसको प्राथमिक बोलते हैं। द्वितीयक सेल वॉल बनती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल या द्वितीय कोशिका भित्ति। और ये तृतीय कोशिका भित्ति सभी में न पाकर सिर्फ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजियों में, अनावृत बीजी पादपों में पाई जाती है। ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है जाइडीन, प्रोटीन और हेमीसेलुलोज की। हेमीसेलुलोज
तो प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति। मृत संरचना होती है सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। प्राथमिक नॉर्मली पाई जाती है, द्वितीयक सेल मेम्ब्रेन और इसके बाद में बनती है। तृतीयक सिर्फ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। जीरोफाइट्स प्लांट जो होते हैं मरोद्भिद पादप, उनमें क्या होता है, सेल वॉल के बाहर लिग्निन का जमाव हो जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं लिग्नीकरण, मतलब लिग्निन का जमाव, जिसके कारण कोशिका एक तो मृत हो जाती है और अपारगम्य हो जाती है, एयर प्रूफ हो जाती है, मतलब उसमें हवा पाने जाती है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें सुबेरिन का जमाव हो जाता है। जिन पादपों में सुबेरिन का जमाव हो जाता है फिर वो वाटर प्रूफ हो जाती है उसकी कोशिकाएं, सेल वॉल के बाहर जल रोधी, मतलब वाटर प्रूफ कोशिका हो जाती है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल में एट्रोपा और घास यानी घास, जिनमें सिलिका प्रेजेंट होता है जिससे वो चमकते हैं। एक प्लांट और होता है उनमें आता है, लिख लेना इसमें, डाइएटम्स। इनमें भी सिलिका पाई जाती है, तो ये चमकते हैं। इन्हें तो ऑर्नामेंट ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं, यानी कि धरती के आभूषण, धरती के आभूषण भी बोलते हैं क्योंकि ये चमकते सिलिका बने। तो एट्रोपा, घास और डायटम्स में सिलिका प्रेजेंट होती है। पूरी दोबारा देख लो, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, यह एक मृत संरचना है जो कि सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज से बनी होती है। 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक सिर्फ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है जो जाइलिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। जीरोफाइट्स प्लांट्स में लिग्निन का जमाव होने के कारण सेल मृत और अपारगम्य हो जाती है। कुछ प्लांट होते हैं जिनमें सुबेरिन का जमाव हो जाता है जिससे ये जल्दरोधी हो जाती है। और एट्रोपा, घास और डायटम्स में सिलिका प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल में। तो ये थी सेल वॉल, आप इसे उतार लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, करते हैं अपन कोशिका झिल्ली की। जैसे कोशिका भित्ति में बताया था मैंने, ये शब्द दिया था प्लॉव ने। कौन सा शब्द? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द दिया था प्लॉव ने। अब अपने सेल थ्योरी पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाएं देखी थी। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी थी वो मृत कोशिकाएं थी। वो मृत कोशिकाओं की कोशिका भित्ति थी। तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। मतलब उसने जब कोशिका देखी तो कोशिका भित्ति देखी थी, जबकि कोशिका झिल्ली देखी प्लॉव ने। पहली बात तो कोशिका झिल्ली बैक्टीरिया में भी होती है, यानी यूकैरियोट में भी होती है और प्रोकैरियोट में भी होती है, दोनों में पाई जाती है। जबकि कोशिका भित्ति अपने यूकैरियोट में भी, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। ये एक जीवित संरचना है, मतलब लिविंग पार्ट है। चयनात्मक पारगम्य, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब सभी पदार्थों को पार नहीं करने देती है। लगभग 1 से लेकर 15 एंगस्ट्रॉम तक के जो पदार्थ होते हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं। तो ये चयनात्मक पारगम्य होती है। और जैसे सेल को समझाने के लिए सिद्धांत दिए, वैसे सेल ये कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका सेल मेम्ब्रेन जो है, उसको समझाने के लिए 4 सिद्धांत दिए वैज्ञानिकों ने। पहला दिया था लाइपोइडल थ्योरी, जो कि ओवरटोन ने दी थी। दूसरी है यूनिट सेल मेम्ब्रेन थ्योरी, कोशिका इकाई सिद्धांत। और तीसरी है सैंडविच थ्योरी, डेनियल एंड डेविडसन। इन्होंने कहा कि दोहरी परत से होने थे, जैसे सैंडविच बना होता है उसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत से बनी होती है कोशिका झिल्ली। बाद में लास्ट में आया लिक्विड मोज़ेक मॉडल, यानी तरक मोज़ेक सिद्धांत, जिसे सिंगर और निकलसन ने दिया 1972 में, और ये सर्वमान्य सिद्धांत है। तो ये 3 के तो सिर्फ नाम याद रखने होते हैं, और ये जो लिक्विड मोज़ेक मॉडल है ये अपने को पढ़ना होता है। तो ये लिक्विड मोज़ेक मॉडल ऐसे समझाया उन्होंने कि ये जो बना रखी है मैंने, ये तो है ग्लाइकोप्रोटीन दोनों तरफ, जो कि 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। इनकी मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। और ये है फॉस्फोलिपिड, 2 लेयर है फॉस्फोलिपिड की,
ये फॉस्फोलिपिड है। इन दोनों की होती है 35 एंगस्ट्रॉम मोटाई, दोनों को मिला के। तो 35 या 40 है, तो टोटल सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 75 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ये दो लेयर है, तो ये बाहरी ग्लाइकोप्रोटीन है, बाहर की साइड कोशिका के, और ये कोशिका के अंदर की साइड। इसको बोलते हैं आंतरिक ग्लाइकोप्रोटीन, और इसको बोलते हैं बाह्य ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो ये दो फॉस्फोलिपिड की यूनिट है, इनके बीच में पाया जाता है एक बंध जिसका नाम है वैन डर वाल्स बॉन्ड। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसे बोलते हैं वैन डर वाल्स बॉन्ड। और जो ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के बीच में जो यहाँ बॉन्ड है, इसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बंध। दोबारा से देखो, कोशिका झिल्ली की शब्द दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लोनी, और ये एक जीवित संरचना है, चयनात्मक पारगम्य है, मतलब चयन करके ही चीज़ों को अंदर जाने देती है, सभी चीज़ें अंदर नहीं जाती है। 1 से 15 एंगस्ट्रॉम मोटाई तक की। सिद्धांत लाइपोडल थ्योरी ओटो ने दी, यूनिट सेल मेम्ब्रेन थ्योरी रॉबर्टसन ने दी, सैंडविच थ्योरी डेनिली एंड डेविडसन ने दी, लिक्विड मोज़ेक सिद्धांत सिंगल एंड निकोलसन ने दिए। यही याद रखना है। और सिंगल एंड निकोलसन ने क्या कहा कि दो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, एक बाह्य ग्लाइकोप्रोटीन, एक आंतरिक ग्लाइकोप्रोटीन, उसके बीच में फॉस्फोलिपिड होते हैं जो वैन डर वाल्स बॉन्ड से बंधे होते हैं, और फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आपस में आयनिक बंध द्वारा बंधी होती है। ये थी कोशिका की तर्क मोज़ेक सिद्धांत। अब बात करते हैं अपन, ये 2-3 क्वालिटी है कोशिका की झिल्ली की, जिनमें कोशिका झिल्ली के अंदर जो अंदर चीज़ें जाती है, उनमें अगर ठोस चीज़ों को ग्रहण करती है कोशिका झिल्ली, तो उसको बोलते हैं कोशिका भक्षण या फेगोसाइटोसिस। और अगर कोशिका लिक्विड का अंतर ग्रहण करती है, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, द्रव पदार्थों का। और जब कोशिका कुछ चीज़ों को बाहर निकालती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी कोशिका का अंदर ग्रहण करना एंडोसाइटोसिस और बाहर भेजना एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस के भी 2 प्रकार, ये एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस यानी ठोस चीज़ों का अंतर्ग्रहण, और पिनोसाइटोसिस मतलब द्रव चीज़ों का अंतर्ग्रहण। कोशिका झिल्ली के काम क्या है? एक तो चीज़ों का पारगम्य ट्रांसपोर्ट करना और लिक्विड को संयोज के रखना। तो ये हो गई कोशिका झिल्ली। अब ये उतार लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं फिर अपन ER वगैरह जो भी है। अब है अपना टॉपिक ER। अब ER की फुल फॉर्म है, ये अब सेल ऑर्गेनल्स शुरू हो गए हैं। अपने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिए, अब आएंगे सेल ऑर्गेनल्स, उसके बाद में पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो ER की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसकी खोज की थी पोर्टर ने। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ER की खोज किसने की, तो पोर्टर ने की। ER 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी क्या होती है? ये नलिकाकार संरचनाएं होती है सिस्टर्नी, ये होती है सिस्टर्नी। और वेसिकल्स होती है, जो 2 ही मुंह होते हैं लेकिन ये बीच में से थोड़ी फूली हुई होती है, इनको बोलते हैं वेसिकल्स। और ये इसके अगर 2 मुंह और निकाल दिए जाए, यानी शाखित कर दी जाए, अब इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। वाहिनी, वाहिका, सिस्टर्नी। ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों से जुड़ा होता है। कैसे? ये मान लीजिए अपना केंद्रक है, ये
न्यूक्लियोलस केंद्रिका, और ये केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। तो ये उससे जुड़ा होता है ऐसे ऐसे। तो ये अंदर तक तो जुड़ी होती है न्यूक्लियस से, और बाहर जाकर जुड़ जाती है कोशिका की झिल्ली से। तो ये तो है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, और ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे अपन बोलते हैं कैरियोथिका। एकमात्र ऐसा ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है। और प्रोकैरियोटिक सेल और अपनी जो यूकैरियोट्स की मैच्योर आरबीसी होती है मेमल्स की, उसमें ये ईआर एब्सेंट होती है। कार्य क्या है? कार्य इसका अंतःकोशिकीय परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। देख लो यहाँ से अंदर से ये नली के रूप में बाहर तक जा रही है तो ट्रांसपोर्ट गई। एक होती है प्लाज्मोडेस्माटा और सेल वॉल का निर्माण करती है। सेल वॉल भी बनाती है। प्लाज्मोडेस्माटा होता है दो कोशिकाओं के बीच में, ये दो कोशिकाएं हैं प्लांट्स की, इनके बीच में ऐसी एक नलिकाकार संरचना होती है जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम करती है। तो उसका भी निर्माण यही करती है। तो प्लांट्स में तो होता है प्लाज्मोडेस्माटा, जबकि जंतुओं की कोशिकाओं में ये पास पास सटी हुई होती है, उनमें स्पेस नहीं होता। तो यहाँ होता है डेस्मोसोम, उसे से ये होता है डेस्मोसोम, और प्लांट्स में होता है प्लाज्मोडेस्माटा। एकमात्र कोशिका जो केंद्र की झिल्ली से जुड़ा हुआ है, ये तो आपने बता दिया। अब ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है SER और एक होते हैं RER। SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। R का मतलब होता है रफ यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये स्मूथ की होती है और ये रफ यानी खुरदरी की होती है। ये स्मूथ इसलिए होती है कि इस पर होता है फैट, और ये खुरदरी होती है क्योंकि इसके ऊपर होता है राइबोसोम। राइबोसोम के कारण ये होती है खुरदरी। इसके काम क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मतलब फैट का उपापचय करना, स्टेरॉयड का सिंथेसिस करना, और डिटॉक्सिफिकेशन मतलब निर्विषीकरण करना, विषाक्त पदार्थों को बाहर करना, डिटॉक्सिफाई करना शरीर को। RER रफ वाली का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और कैरियोथिका मतलब केंद्रक झिल्ली का फॉर्मेशन करना। जो केंद्र की झिल्ली है उसका निर्माण करती है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ER अपने जैसी और संरचनाएं भी बनाती है, जैसे कि माइक्रोबॉडीज बनाती है, पेरोक्सिसोम, स्पिरियोसोम। तो इसको टोटीपोटेंट भी बोल सकते हैं, मतलब पूर्ण सख्त कोशिका है। पूर्ण सख्तता का गुण भी इसमें पाया जाता है, टोटीपोटेंसी। आगे भी देखेंगे अपन, अभी पूरा पढ़ेंगे तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है, कैरियोथिका का निर्माण करती है। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों करती है? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन बनाने का ही काम करते हैं। तो ये आप उतार लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं इसके मॉडिफिकेशन और आगे इससे क्या माइक्रोबॉडीज बनती है। ER के रूपांतरण की बात करते हैं तो ER दो चीज़ों में रूपांतरित होती है। एक तो रूपांतरण पाया जाता है नीसल ग्रेन्यूल्स के रूप में, ये पाई जाती है न्यूरॉन्स में। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे ER बनाती है, नीसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं इसको, जहाँ पे ये प्रोटीन निर्माण का ही काम करती है, प्रोटीन संश्लेषण करती है। वहाँ पे बोलते हैं इनको नीसल ग्रेन्यूल्स, ये ER का ही रूपांतरण होता है। और मांसपेशियों में बोलते हैं इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स के लिए सार्को शब्द यूज किया जाता है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER का रूपांतरण जो कैल्शियम का संग्रहण करता है। उसके बाद इसी के रूपांतरण से बनती है माइक्रोबॉडीज 3, ये ही बनाती रूपांतरण नहीं, ये बनाती ER से ही बनती है। तो माइक्रोबॉडीज कौन कौन सी? एक तो पेरोक्सिसोम है, एक ग्लाइकोसिसोम है, एक स्फीरियोसोम है। पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, और ये है स्फीरियोसोम। पेरोक्सिसोम जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। प्लांट में पेरोक्सिसोम का काम है प्रकाशीय शोषण करना। प्रकाशीय शोषण को अपन बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। एक होता है प्रकाश संश्लेषण, एक होता है श्वसन, एक होता है प्रकाशीय शोषण। प्रकाशीय शोषण में कोई एनर्जी नहीं बनती है। और वसा का बीटा ऑक्सीकरण करना,
ये पेरोक्सीसोम का प्लांट में काम है। एनिमल में करता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन नहीं करता है। ग्लाइऑक्सीसोम जो ये बनती है वो प्लांट में वसा का अपघटन करता है। और स्पीरियोसोम ये पेरोक्सीसोम का ही रूपांतरित वर्जन है, यानी पेरोक्सीसोम का ही स्पेसिफिक पेरोक्सीसोम को ही स्पीरियोसोम बोलते हैं, जो कि प्लांट में वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। और इनको लाइसोसोम ऑफ प्लांट यानी प्लांट के लाइसोसोम बोलते हैं। जो काम अपघटन का अपने में लाइसोसोम करता है, इनमें स्पीरियोसोम करता है। तो ये उतार लीजिए आप। उसके बाद में देखते हैं अपन ER के कार्य। ER के कुछ कार्य, ER मेनली 5 काम है, 1-2 ये वैसे तो, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे काम ER बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अपने जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। पहला तो सेल शेप एंड साइज, मतलब कोशिका का आकार और आकृति को मेंटेन रखती है। मतलब ER शेप बनाने में मदद रखती है, क्योंकि ये नलिकाकार है तो ये पिचकने में कैसी शेप होगी उसको निर्धारित करती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है, मजबूती देती है कोशिका को। लाइसोसोम और गोल्जी सिंथेसिस, मतलब लाइसोसोम और गोल्जी का संश्लेषण करती है। इसलिए मैंने बताया था टोटीपोटेंट शब्द, पूर्ण सत्ता, मतलब एक कोशिका की वह क्षमता, कोशिका जो एक पूरा अंग बनाने की क्षमता रखती हो। अंग की जगह आप यहाँ पे शरीर लिख ले तो और अच्छा रहेगा। यानी कि टोटीपोटेंट क्या गुण होता है, एक कोशिका जिसमें अगर पूरा शरीर बनाने की क्षमता हो तो उसे टोटीपोटेंट कहते हैं। तो इसमें भी लाइसोसोम और गोल्जी बनाने की क्षमता है, तो ये टोटीपोटेंट लाइसोसोम और गोल्जी का संश्लेषण करती है और प्रोटीन और फैट का संश्लेषण करती है। जो RER है वो प्रोटीन का करती है और जो SCR है वो फैट का करती है। और SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है। तो ये 5 काम हो गए ER के। क्या क्या? सेल शेप और साइज मेंटेन करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, सहारा नहीं, लाइसोसोम और गोल्जी सिंथेसिस करना और प्रोटीन और फैट सिंथेसिस करना। एक चीज़ और याद रखना, ये गोल्जी को अपने में तो बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, और प्लांट्स में इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। ठीक है। तो ER की खोज किसी ने की थी? पोर्टन ने। ER सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से मिलकर बनी होती है। और ER के ये कार्य है, माइक्रोप्रोटीज का निर्माण भी यही करती है, पेरोक्सीसोम का भी निर्माण यही करती है और स्पीरियोसोम का निर्माण भी यही करती है। तो ER के बहुत सारे काम हैं, तो ये इम्पोर्टेंट थी। अब इसके बाद में चलते हैं आगे, इसको उतार लीजिए।